हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह लेक्चर हमारे प्रोग्राम का तीसरा भाग होगा, जिसमें हम वैदिक एज से जुड़ी हुई बातें देखेंगे। जैसे कि हमारे दो लेक्चर जो इसके पहले हो चुके हैं, उसमें हमने एक तो पहले लेक्चर में प्री हिस्ट्री इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखी है, और सेकंड लेक्चर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देखी है। नाउ after the decline of Harappan civilization, there was some kind of a dark age or black age during 1700 BC to 1500 BC. ओके, तो उसके कुछ सबूत नहीं है, ना तो कुछ उसके लिटरेरी एविडेंस है कि वो बीच के पीरियड में ऐसा क्या हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गई। ना तो उसकी स्क्रिप्ट कहीं सक्सेसर में यूज़ की गई है, ना तो उस सिविलाइजेशन के कोई अवशेष हमें किसी और जगह पर मिले हैं। ओके, तो सीधे हम आएंगे 15वीं सदी में ईसा पूर्व, जब हमें दिखता है कि ईसा पूर्व 15वीं सदी में भारत में एक नए युग का आगाज होगा, एक नया युग शुरू होगा, जिसे वैदिक युग या फिर वैदिक एज यह भी कहा जाता है। अलग अलग ऐतिहासिक सोर्सेस इस वैदिक एज को ईसा पूर्व 1500 साल से लेकर ईसा पूर्व 600 साल तक का एक विस्तृत कालखंड बताते हैं, जिसमें वैदिक एज को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक उत्तर वैदिक वैदिक काल और दूसरा प्रारंभिक वैदिक काल। ओके, इंग्लिश में अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। बेसिकली ये डिवीजन करना, ओके, एक उन्होंने पैरामीटर रखा था कि लिटरेरी सोर्सेस पर। ओके, जो लिटरेरी सोर्सेस हमें वैदिक एज के बारे में अवेलेबल है, उस पर से उन्होंने वैदिक एज का ये कैटेगराइजेशन किया है, लेटर वैदिक एंड अर्ली वैदिक एज। सो बेसिकली जो अर्ली वैदिक एज है, जो प्रारंभिक वैदिक काल है, ओके, सो उस कालखंड में या फिर उस एज में सिर्फ एक ही वेद कंपाइल हुआ है, जिसका नाम है ऋग्वेद। ओके, सो ऋग्वेद जो एक स्टार्टिंग का और बहुत ही इम्पोर्टेंट वेद है वैदिक कल्चर में, तो सिर्फ उस एक अकेले वेद का ही कंपाइलेशन हमें अर्ली वैदिक एज में दिखता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्ली वैदिक एज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ओके, वो हमें कहाँ पर मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है। नेक्स्ट जो टाइम फ्रेम है, ओके, फ्रॉम 1000 ईयर बीसी टू 500 ईयर बीसी। ओके, टाइम फ्रेम बताना रह गया। फ्रॉम 1500 बीसी टू 1000 बीसी, ये है आपका अर्ली वैदिक एज। एंड फ्रॉम 1000 बीसी to 600 BC is your later Vedic age. So the sources which are available for this categorization, okay, so we get information about early Vedic age from only Rig Veda. Okay, there is no other literary sources which were compiled during that phase. Okay, but in later Vedic age we see compilation of multiple Vedic literature such as Samved, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ओके, ब्रह्मणास, उपनिषद, आर्यनकास, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ पुराना। ओके, तो ये जो भी पार्ट है, जितना भी लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है, या फिर जितना भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ लिटरेचर है, वो हम आर्ट एंड कल्चर के लिटरेचर के एक सेपरेट सेक्शन में देखेंगे। ओके, क्योंकि लिटरेचर एक सेपरेट वीडियो उस पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना डिटेल टॉपिक है, और डिटेल उस पर डिस्कशन भी करना पड़ेगा कि डिटेल वो एवरी सिंगल वेदा में क्या दिया है। ओके, तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है। सो ये इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमें ओके एक सेपरेट लेक्चर लेना पड़ेगा, तो वो लेक्चर लेंगे हम आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हमें देखना है वैदिक एज में, वो है थ्योरी ऑफ ओरिजिन। मतलब आर्य, ये लोग इंडियन थे, इंडिजीनियस थे, या फिर कहाँ से माइग्रेट करके इंडिया में आए। ओके, सो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिस पर बहुत इतिहासकारों का विभिन्न मत है। ओके, विभिन्न ओपिनियन है, मतलब उनके डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि आर्य जो थे वो इंडियन है, इंडिजीनियस है। ओके, बट कुछ इतिहासकार ऐसे भी है जिनका मानना है कि आर्य ये जो थे, ओके, आर्यन मतलब उनके फीचर्स अलग थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग थे। ओके, वो टॉल, लॉन्ग हेयर, वाइट स्किन, ओके, ग्रे आइज और ब्लू आइज, मतलब उनके ये फीचर्स थे, यही फीचर हमें दिखते हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा आर्य में। तो ये लोग क्या थे, आर्य, इन्होंने माइग्रेशन किया। कहाँ से माइग्रेशन किया,
तो बेसिकली इन्होंने सदर्न साइबेरिया से एंड्रोनोवा कल्चर से माइग्रेट करके ओके हिंदू कुश से होकर इंडिया के पश्चिमी इलाके में पश्चिमी मीन्स हम कहेंगे उत्तर पश्चिमी इलाके में वायव्य उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट में आकर वो बस गए ओके। और इसके एविडेंस हमें क्या मिलते हैं, तो उनके द्वारा जो प्रोमिनेंट चीज़ें यूज़ की गई थी लाइक हॉर्सेस या फिर वो फायर को कितनी ज़्यादा अहमियत देते थे, या फिर स्पोक्ड व्हील जैसे कि हमने महाभारत रामायण सीरियल में देखा ही है, जो रथ हमें दिखते हैं युद्ध में तो वो रथ के चक्के मतलब पहिए स्पोक्ड व्हील वो भी हमें बहुत सी जगहों पर उसके अवशेष मिले हैं यहाँ पर दूसरी कंट्रोवर्शियल चीज़ ऐसी है कि जो इंडियन हिस्टोरियन थे या फिर जिन्होंने भी आर्य या फिर इंडियन जो माइथोलॉजिकल जो कथाएं थी उनकी जो डेट बताई थी वो डेट्स बहुत कंट्रोवर्शियल है। फॉर एग्जांपल आर्यभट्ट एक फेमस एस्ट्रोलॉजर प्लस मैथमेटिशियन, इन्होंने महाभारत की डेट बताई थी उनके वक्त से 3000 साल पहले की, मतलब जिस वक्त आर्यभट्ट भारत में थे, मतलब उनका वक्त जो था वो था ईस्वी सन 5वीं शताब्दी सो ईस्वी सन 5वीं शताब्दी से 3000 साल पूर्व मतलब 3000 ईयर BC भारत में महाभारत का युद्ध हुआ, ऐसा उनका कहना है। बट जब आर्कियोलॉजिस्ट इन लोगों ने महाभारत में मेंशंस जो जगाई थी जैसे कि हस्तिनापुर, कुरु, पांचाल, गांधार, अंग इन जगहों पर एक्सकेवेशन किया तो उनको वहाँ पर जो मटेरियल मिले, जो उन्हें आर्टिफैक्ट मिले जब उसकी कार्बन डेटिंग द्वारा एक डेट कंफर्म करने की थी, जब डेट कंफर्म की गई तो वो डेट नियर अबाउट 1000 ईयर BC के अराउंड आता था सो बेसिकली जो सिद्धांत जो डेट यहाँ पर इंडिजीनियस हिस्टोरियन जो इंडियन जो वैदिक रिलीजन फॉलो करते थे वो लोग देते थे और जो हिस्ट्रिकल सबूत मिले हैं तो ये बहुत एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते थे इसीलिए हिस्ट्री में एक बहुत फेमस सेइंग है कि वो है कि आर्कियोलॉजी नोज नो आर्यन ओनली लिटरेचर नो, क्योंकि देखो आप जो भी हमें पता है जो भी हमें पता है अर्ली वैदिक एज के बारे में वो हमें ऋग्वेद से पता चलता है। बेसिकली ऋग्वेद हमने ऋग्वेद से वैदिक एज का रिकंस्ट्रक्शन किया है कि उस वक्त के लोग किस तरह रहते होंगे, उस वक्त की सोसाइटी कैसी होंगी, उस वक्त का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा, उस वक्त की इकोनॉमी कैसे होंगी। बेसिकली जो भी कुछ हमने रिकंस्ट्रक्शन किया है वो थ्रू ऋग्वेद किया है। बेसिकली कोई भी हमें ऐसा मटेरियल एविडेंस जो उस टाइम पीरियड में बैठे उस टाइम पीरियड में बैठे वो हमें नहीं मिला है। सो इसीलिए बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि आर्कियोलॉजी नोज नो आर्यन ओनली लिटरेचर नो जैसे कि हमें आर्कियोलॉजिकल मटेरियल एविडेंस मिले हैं हड़प्पा के या फिर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से महाजनपदों से मिले हैं, वैसे हमें ये बीच के जो पीरियड है पूरा का पूरा आर्य वैदिक एज का उसके ज़्यादा हमें मटेरियल एविडेंस नहीं मिले हैं जो कंफर्म कर सके उस टाइम फ्रेम या फिर उस कथाओं को महाभारत की कथा यस वहाँ पर एक्सकेवेशन हुए हैं, यस वहाँ पर हमें चीज़ें मिली है, यस हमें वहाँ पे स्पोक्ड व्हील मिला जो शायद से रथों में यूज़ किया गया होगा उस वक्त के राजाओं द्वारा बट एक्चुअल उसकी डेटिंग जो है वो क्लेम डेट इतनी पुरानी नहीं है, वो 1000 ईयर BC है जो कि क्लेम की जा रही थी 3000 ईयर BC तो इसीलिए ये जो है आर्य इंडिजीनियस थे या फिर वो माइग्रेट हुए थे तो ये थ्योरी को बहुत ज़्यादा स्कोप मिला। तो फिर बहुत से हिस्टोरियन सामने आए, उन्होंने अपने अपने थ्योरीज रखी जिसमें फेमस थ्योरी थी मैक्स मुलर इनके द्वारा दी गई सेंट्रल एशियन थ्योरी एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट एक जर्मन हिस्टोरियन मैक्स मुलर इनके द्वारा ऐसा एक सिद्धांत रखा गया कि जो आर्य इन लोगों ने सेंट्रल एशिया या फिर रशिया के जो सदर्न में पार्ट है साइबेरियन स्टेप्स का वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया में आकर बस गए। अब उन्होंने उनके इस थ्योरी को और कंफर्म करने के लिए उन्होंने उस वक्त के कंटेम्प्रेरी जो टेक्स्ट थे
वैदिक टेक्स्ट एज वेल एज ईरानियन सैक्रेड टेक्स्ट, ओके, ईरान का एक पवित्र ग्रंथ अवेस्ता उस वक्त का, ओके, इन दोनों के जो टेक्स्ट है उसकी स्टडी की। तो उन्होंने ऐसा पाया कि बहुत से ऐसे वर्ड है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देवताओं को भी नाम, ओके, देवताओं के भी नाम हमें ईरानियन टेक्स्ट में और वैदिक टेक्स्ट में सिमिलर मिलते हैं, जैसे कि इंद्रदेव, ओके, अग्निदेव, ओके, इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण, ओके, इनके नाम हमें ईरानियन टेक्स्ट में भी मिलते हैं, इनके नाम हमें ऋग्वेद में भी मिलते हैं। तो समवेयर, ओके, यही जो थे, ओके, आर्य, इनकी जो एकदम अर्ली ब्रांच होंगी वो वहाँ पर, ओके, सेटल हुई होंगी ईरान में, और उनकी जो लेटर ब्रांच है उन्होंने माइग्रेट किया होगा इंडिया में, ओके, ऐसा उनका कहना है। मैक्स मुलर इनका इस थ्योरी के द्वारा, तो ये थी पहली थ्योरी किनके द्वारा दी गई, मैक्स मुलर इनके द्वारा, सेंट्रल एशियन थ्योरी। फिर नेक्स्ट जो थ्योरी दी थी वो दी थी विलियम जोन्स, इन्होंने यूरोपियन थ्योरी, ओके, ये प्रपोज की थी, जिसके अकॉर्डिंग आर्यन इनकी होमलैंड यूरोप है, ओके, वहाँ से ये माइग्रेट होकर इंडिया में या फिर इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आकर सेटल हुए हैं। इसके, ओके, इस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने जो प्रूफ दिए थे, उन्होंने कहा था कि संस्कृत के जो वर्ड है वो हमें समवेयर सिमिलर दिखते हैं ग्रीक, लैटिन एंड जर्मन लैंग्वेज में, ओके, जिसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का ही एक पार्ट माना जाता है, ओके। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जो कि चेंज्ड फॉर्म में आज भी यूरोप में बोली जाती है, ओके। मेनी वर्ड, ओके, जो आज भी यूरोप में यूज होते हैं वो समवेयर डराइव्ड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज, ओके, ऐसा भी उन इतिहासकारों का उस वक्त कहना है। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत वर्ड जो है पितृ एंड मातृ, ओके, दे वेयर समवेयर सिमिलर टू द लैटिन वर्ड ऑफ पैटर एंड मैटर, ओके। तो ये थी विलियम जोन्स द्वारा दी गई यूरोपियन ओरिजिन थ्योरी। नेक्स्ट जो थ्योरी प्रोपोनेंट की है वो की है डॉक्टर संपूर्णानंद एंड AC दास, गगन्नाथ झा एंड अदर इंडियन हिस्टोरियन, उनके द्वारा प्रोपोनेंट की गई इंडिजीनियस थ्योरी। आर्यन जो थे वो इंडिजीनियस थे, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही बिलोंग करते थे, ओके। अब इसको उन्होंने कहा है लिटरेचर एविडेंस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो भी मेन हमें अर्ली वैदिक एज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी हमने अर्ली वैदिक एज के बारे में रिकंस्ट्रक्शन किया है वो किया है हमने ऋग्वेद से, और पूरा का पूरा ऋग्वेद ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में ही कंपाइल किया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमें मेंशन मिलता है वो मिलता है सिंधु का, सिंधु नदी का, सरस्वती नदी का, प्लस वहाँ के लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन का, ओके। तो उसके हिसाब से वो लोग जो थे आर्यन लोग ये इंडियन ओरिजिन के ही थे, ओके, ऐसा उनका सिद्धांत था, ओके। क्योंकि जो जियोग्राफिकल डेटा हमें मिल रहा है ऋग्वेद में वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, उनके इंडियन ओरिजिन की तरफ। नेक्स्ट हमें राखी गढ़ी में, ओके, जो स्केलेटन मिले हैं, राखी गढ़ी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट, ओके, इम्पोर्टेंट साइट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओके, मैच्योर और पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वहाँ पर जो एक्सकेवेशन हुआ वहाँ पर जो हमें वुमन स्केलेटन मिला है, जब उस वुमन स्केलेटन के हमने DNA एनालिसिस की, ओके, तो जैसे मैंने कहा था कि उन DNA स्केलेटन का एक इंडिपेंडेंट ओरिजिन बताता है, ओके, कि वो माइग्रेटेड नहीं है, वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट ओरिजिन के है। तो ये भी एक जो है DNA का प्रूफ, वो भी आर्यन इनके इंडिजीनियस या फिर इंडिपेंडेंट ओरिजिन को एक सपोर्ट करता है। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा आर्टिक रीजन की ओरिजिन की थ्योरी, ओके। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने अपनी किताब में, ओके, आर्य इनका होमलैंड, ओके, नॉर्दर्न आर्टिक रीजन होगा ऐसा कहा है, क्योंकि वेदाओं में 6 महीने ओके, लंबा दिन, 6 महीने लंबी रातें, इसका जिक्र हमें मिलता है, ओके। ऐसा बाल गंगाधर तिलक इनका मानना था, इसीलिए उन्होंने आर्टिक रीजन की ओरिजिन की थ्योरी प्रपोज की थी। नेक्स्ट स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा आर्य इनकी होमलैंड या फिर इनका ओरिजिनल होम यह तिब्बत है, ओके, और उन्होंने तिब्बत से इंडिया में माइग्रेशन किया, ऐसा उन्होंने सिद्धांत प्रपोज किया। नेक्स्ट जैसे कि इस मैप में हम देख सकते हैं यूरोपियन स्टीप्स का एरिया या फिर साउथ साइबेरिया का एरिया,
एंड इरानियन एरिया। ओके, सो कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि आर्य इन्होंने सदर्न साइबेरिया से ईरान में फर्स्ट अर्ली जो वेव है वो वेव साउथ साइबेरिया से ईरान में माइग्रेट हुई थी। नेक्स्ट वो अर्ली वेव वाले आर्यन जो थे, ओके, वो वहाँ पर सेटल हुए हैं। नेक्स्ट वहाँ से जो है एक सेकंड वेव वो इंडिया के हिंदू कुश में आई है। ओके, अब इस थ्योरी को, इस सिद्धांतों को, ओके, और एक प्रूफ मिलता है, वो है हमें ईरान में एक मिला हुआ बोगोस खोई का इंस्क्रिप्शन। ओके, बोगोस खोई के इंस्क्रिप्शन में उस वक्त के, ओके, ये जो कंटेम्प्रेरी एज शुरू है 1500 ईयर बीसी। ओके, सो उस वक्त के ईरानियन दो छोटे किंगडम थे, एक था मैतीस और दूसरा हित्तीस। इनके बीच में युद्ध हुआ था। उनके बीच में युद्ध होने के बाद उनके बीच में करार हुआ था। ओके, एक ट्रीटी हुई थी। वो ट्रीटी एक इंस्क्रिप्शन पर लिखी गई, एक रॉक इंस्क्रिप्शन था। ओके, जो आगे चलकर अशोका को भी इंस्पायर करेंगे। तो वो जो रॉक इंस्क्रिप्शन थे, ओके, वो जो रॉक इंस्क्रिप्शन है जो बोगुस खोई यहाँ पर लिखा गया है, ओके, हित्तीस एंड मैतीस इनके बीच की पीस ट्रीटी है। तो उसमें हमें इंद्र, अग्नि, ओके, वरुण, इन देवताओं का जिक्र मिलता है। ओके, अगर ये प्रोमिनेंट वैदिक रिलीजन के ही भगवान है तो इनका जिक्र ईरानियन स्क्रिप्ट में या फिर ईरानियन इंस्क्रिप्शन में कैसा हुआ है, यह कुछ इतिहासकारों ने डिबेट किया है। ओके, तो ये एक थ्योरी है कि साउथ साइबेरिया से या ईरान और ईरान से हिंदू कुश के थ्रू इंडिया के, ओके, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में आकर वो सेटल हुए। कुछ हिस्टोरियन ने यूरोपियन स्टीप्स का भी दिया कि यूरोपियन स्टीप इज अ होमलैंड और वहाँ से उन्होंने माइग्रेट करके इंडिया में आए। ओके, सो देयर आर मल्टीपल थ्योरी, बट कोई भी ऐसी प्रूवन थ्योरी नहीं है। सिर्फ क्या कह सकते हैं हम, बहुत सारे इतिहासकारों ने एक्नॉलेज की गई थ्योरी कि वो सेंट्रल एशियन ओरिजिन, ओके, मैक्स मुलर द्वारा प्रपोज की गई वही एक थ्योरी है, बाकी तो दूसरी थ्योरी ही नहीं है। ओके, याद रखो मैक्स मुलर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्स मुलर इन्होंने इंडिया के इतिहास पर बहुत डिटेल स्टडी की है, इंडिया के हिस्ट्री पर। ओके, बेसिकली उन्होंने इंडिया, ओके, इंडिया पे हिस्ट्री में अगर वैदिक एज की बात करूँ मैं, तो उन्होंने किताब लिखी है, ओके, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट किताब है बायोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड होम ऑफ आर्यन। ओके, ये दो इम्पोर्टेंट किताबें मैक्स मुलर इनके द्वारा लिखी गई है। ओके, मैक्स मुलर को संस्कृत नेम भी उन्होंने अडॉप्ट किया था, इतने वो भारत के कल्चर से प्रभावित थे। ओके, उनका जो संस्कृत नेम था वो था मोक्ष मूल। ओके, सो ये थे मैक्स मुलर, उनके द्वारा प्रपोज की गई सेंट्रल एशियन थ्योरी। वो मोस्टली एक्नॉलेज्ड है, मतलब बहुत से इतिहासकार उससे सहमत है कि वो सेंट्रल एशिया, मतलब वो साइबेरिया के सदर्न साइड से इंडिया में उन्होंने माइग्रेट किया होगा थ्रू हिंदू कुश पास। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें देखना है वैदिक एज में, वो है जियोग्राफी ड्यूरिंग दी वैदिक एज। ओके, जियोग्राफी मतलब अर्ली वैदिक एज में जो पीपल थे वो कहाँ पर रहते थे। नेक्स्ट लेटर वैदिक एज में उन्होंने कहाँ पर मूव किया, मतलब माइग्रेशन किया। ओके, सो फर्स्ट देखेंगे हम अर्ली वैदिक एज और उसका लोकेशन। तो अर्ली वैदिक एज का इकलौता जो सोर्स है मीन्स ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें एक नदी, इसका बहुत बार बार जिक्र आता है, वो है सिंधु नदी। ओके, सिंधु, इस नदी का बार बार जिक्र सप्त सिंधु मीन्स लैंड ऑफ सेवन रिवर इस तरह किया गया है। उस सिंधु में सरस्वती, ओके, सिंधु के जो उपनदी थी, ओके, जो आज है सिंधु नदी की उपनदी कौन सी, एक तो झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज और सिंधु, ये हो गए 6। और जो सातवीं नदी है जिसका जिक्र हमें, ओके, सिर्फ वेदों में मिलता है, आज अगर हम देखने जाए तो ये नदी नहीं है। ओके, बेसिकली ये नदी ड्राई हो चुकी है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ओके, तो वो सातवीं नदी जो है उसका नाम था सरस्वती। ओके, तो ये 7 नदियाँ, अगर इनके ऋग्वेदिक नामों के बारे में मैं बोलूँ तो एक पौरुषिनी, अक्षिनी, वितसा, विपसा, शुतुद्री, सरस्वती एंड सिंधु, ये 7 नदियाँ, इनका जिक्र हमें वैदिक एज में भी मिलता है। ओके, सो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ये 7 ऋग्वेदिक नाम हमें इम्पोर्टेंट है, बट क्वेश्चन पेपर में अभी आएगा नहीं क्योंकि ये पूछकर हो चुके हैं
कि सिंधु नदी के जो 7 मतलब जो 7 सिंधुस थी, उनके प्राचीन नाम क्या थे, या फिर ऋग्वेद में उन नदियों को किस नाम से आइडेंटिफाइड किया गया है, वह नाम दो। ओके, ये पूछकर हो चुका है, सो अब तो ये पूछने वाले हैं नहीं। बेसिकली आपको सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है कि जो अर्ली वैदिक एज था, उस वक्त इनका जो लोकेशन था, बेसिकली अर्ली आर्यन, ओके, इनका जो लोकेशन था वो था अराउंड इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। इसलिए हमें सिंधु नदी, ओके, और उसकी उपनदीज, इनका ऋग्वेद में मेंशन मिलता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, ओके, गंगा नदी का जिक्र ये सिर्फ एक ही बार हुआ है ऋग्वेद में। ओके, ऋग्वेदा मेंशन ओनली वन टाइम गंगा नदी, जो आज सबसे पवित्र नदी है, उसका ऋग्वेद में सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है, और जमुना नदी का 2 बार। ओके, सो और जो सप्त सिंधु है, इसका बहुत ही मल्टीपल टाइम्स सप्त सिंधु एंड सरस्वती रिवर, क्योंकि सरस्वती रिवर को सबसे पवित्र नदी, ओके, इस तरह भी माना जाता है। ओके, सरस्वती रिवर के बारे में अगर मैं बात बताऊँ, तो एक तो घाघरा हाकरा जो चैनल है, ओके, वहाँ पर सरस्वती नदी थी, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है, जो अभी ड्राई हो गई। ओके, रिवर के कोर्स बदलने की वजह से। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि ये अफगानिस्तान में की हैरक्सवती, ओके, हिल्म नद, ये नदी है, ओके, जो सरस्वती नदी को आइडेंटिफाइड किया गया है। अभी उसको हिल्म नद या फिर हैरक्सवती ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखो, जो अर्ली पर्शियंस थे, ओके, जो अर्ली पर्शियंस जिन्होंने इंडिया पर, ओके, अटैक किया था, जो आएंगे, हम पढ़ेंगे उनके बारे में। सो जब वो इंडिया में आएंगे, ओके, उनकी जो टंग है, उनकी जो बात करने का लहजा है, वो अलग है। ओके, दे फाइंड सम वर्ड टू प्रोनाउंस इट डिफिकल्ट, उनको कुछ शब्द उनके प्रोनाउंस डिफिकल्ट जाएगा। ओके, वो जो एस रहता था, वो एस को ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, वो एस को एच इस नाम से प्रोनाउंस कर सकते थे, इसलिए सिंधु को वो हिंदू यह प्रोनाउंस करते थे। और सिंधु नदी के जगह पर रहने वाले लोग वो कौन है? तो हिंदू नदी के पास रहने वाले लोग, वो हिंदू। ओके, सो नदी पर से उन लोगों को उनका नाम गिर गया। सो ठीक उसी तरह सरस्वती नदी को उन्होंने एच लगाया होगा एस की जगह पे, तो वो हैरक्सवती हुई होंगी। और आज की हैरक्सवती नदी ही सरस्वती नदी है उस वक्त की, जिसका ऋग्वेद में मेंशन है। ऐसा भी कुछ इतिहासकारों का मानना है, बट ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। मैंने क्या कहा है कि हिस्टोरिकल एविडेंस 100% एक्यूरेट नहीं है, ओके, बट ये एक्यूरेट है कि सिंधु नदी और सिंधु नदी के 5 उपनदी, इनका मेंशन हमें मिला है, और वो आज भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अगर समुद्र की बात करें, ओके, देयर इज नो रेफरेंस ऑफ सी, ओके, स्पेसिफिक सी, ओके, ऐसा कोई रेफरेंस हमें ऋग्वेद में नहीं दिखता है। बट हाँ, समुद्र है, बट समुद्र उन्होंने एक वाटर पॉन्ड या फिर कलेक्शन ऑफ वाटर, ओके, इसको समुद्र कहा होगा। ओके, बेसिकली समुद्र का नॉलेज उनको था, ऐसा तो बाकी की मतलब जो टर्म है, बाकी का जो ऋग्वेद का कंस्ट्रक्शन है, उसमें से तो अंदाज़ा नहीं लग सकता कि उनको समुद्र का नॉलेज होगा। ओके, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। नेक्स्ट, अगर हम जियोग्राफी देखें लेटर वैदिक एज की, तो हमें ऐसा दिखता है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यन सप्त सिंधु मतलब सिंधु और उसके ट्रिब्यूटरीज के अराउंड सेटल्ड थे, वो अभी माइग्रेट होकर ईस्टर्न इंडिया में आ गए। ओके, और बंगाल तक उनका अभी एक्सटेंट है। बेसिकली अब उन्होंने माइग्रेट किया है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट टू ईस्टर्न पार्ट। ओके, अब ये कहाँ से पता चला है हमें? बेसिकली बहुत सी कथाएं हैं, ओके, उसमें से एक फेमस कथा है शतपथ ब्राह्मणा में वेदग माधवा की कथा। ओके, वेदग माधवा, अब ये कथा क्या थी? तो ऐसे कहा जाता है शतपथ ब्राह्मणा में, वो कथा में, कि वेदग माधवा इन्हें पूर्वी दिशा में प्रस्थान करना था, तो उन्होंने यज्ञ करके अग्निदेव का, ओके, अग्निदेव का ध्यान किया, अग्निदेव प्रकट हुए, और अग्निदेव ने उन्हें भारत के पूर्वी, ओके, दिशा में आगे प्रस्थान करने में मदद की। ओके, मतलब उन्होंने पूरा रास्ता, ओके, उनके लिए साफ किया, और वो आगे प्रस्थान करके भारत के, ओके, पूर्वी दिशा में आकर गंडक नदी के ईस्ट में बस गए, गंडक नदी के पूर्व दिशा में वो आकर बस गए, और उस एरिया को विदेहा, ओके, ऐसा नाम पड़ गया उसके फर्स्ट कॉलोनाइजर पर। ओके, तो पहले कॉलोनाइजर कौन थे विदेहा के? तो वेदग माधवा, उनके ही नाम पर उस प्रदेश को नाम गिरा विदेहा। ओके, अब ये स्टोरी है। अब इससे हमें क्या यथार्थ निकालना है? तो देखो कि यह जो वक्त है
आर्य इन लोगों का इस वक्त आयरन का शोध लगा है। ओके, आयरन का शोध लगा है मतलब अभी बहुत से ऐसे एडवांस वेपन बनेंगे, एडवांस टूल बनेंगे। ओके, एडवांस टूल अगर है हमारे पास तो हमें इजीली फॉरेस्ट क्लियर करने में ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आएंगी। हम इजीली फॉरेस्ट क्लियर कर सकेंगे। जब हम फॉरेस्ट क्लियर करेंगे तो आग लगाकर हम एक रास्ता बनाएंगे प्रॉपर। ओके, सो यह उसके पीछे का एक यथार्थ है कि मतलब उन्होंने विद द हेल्प ऑफ आयरन टूल्स एंड फायर एक उनका रास्ता बनाया और भारत के पूर्वी इलाके में आकर उन्होंने उनकी सेटलमेंट एस्टेब्लिश की। तो ये स्टोरी हमें कहाँ पर मिली है? तो शतपथ ब्राह्मणा में। ओके, किसकी स्टोरी है वो? तो वेदग माधवा इनकी। अब जो ये लेटर वैदिक एज है, ओके, इस पीरियड में हमें बहुत सारे ऐसे प्रदेशों के नाम मिले हैं जिनका जिक्र हमें और भी दूसरे धर्मों के ग्रंथों में मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल कुरु, पांचाल, गांधार, उसके बाद हम कहेंगे हस्तिनापुर, अंग, मत्स्य, विराट। यह प्रदेश, इनका जिक्र हमें लेटर वैदिक एज के जितने भी लिटरेरी सोर्सेस है उसमें तो मिलता ही है। फॉर एग्जाम्पल महाभारत में, रामायण में श्री राम कहाँ के थे? तो कौशल सा प्रदेश के। तो कौशल प्रदेश भी हमें 16 महाजनपदों में एक महाजनपद कौन सा है? तो कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद का भी हमें जिक्र मिलेगा। तो फाइनली हम ऐसा कंक्लूड भी कर सकते हैं कि लेटर वैदिक एज में एक प्रॉपर सेटलमेंट एस्टेब्लिश हुई है। प्रॉपर एक अभी सिविलाइजेशन मतलब सेकंड अर्बनाइजेशन के तरफ हमने एक स्टेप बढ़ाई है। याद रखो, अभी भी सेकंड अर्बनाइजेशन इंडिया में शुरू नहीं हुआ। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकंड अर्बनाइजेशन इज 16 महाजनपद। जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तो जब महाजनपद एस्टेब्लिश होंगे तब इंडिया में शुरू होगा सेकंड अर्बनाइजेशन। सो अगर ओवरऑल कंक्लूजन करना है तो लेटर वैदिक पीरियड में लोग कहाँ पर रहते थे? तो इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में। मतलब अप टू बंगाल तक भी कह सकते हैं हम। मतलब अलोंग दी गंगा, अलोंग दी गंगा अभी वो रहने लगे। गंगा अपर गंगा वैली कहेंगे हम। गंगेटिक जो वैली है, गंगा का डेल्टा कहो, वो एरिया में अलोंग दी रिवर वो अब रहने लगे। उन्होंने अलोंग दी रिवर अब अपनी एस्टेब्लिश सेटलमेंट की। नेक्स्ट हमें रेफरेंस ऑफ सी यह लेटर वैदिक पीरियड में मिलता है। ईस्टर्न सी, वेस्टर्न सी, उसके बाद नर्मदा का नॉलेज, विंध्या माउंटेन, उन्हें हिमवत मीन्स हिमालय, इसकी भी इंफॉर्मेशन थी। हिमवत, ऐसा एक हमें जिक्र मिलता है, मेंशन मिलता है, जो किसे डिनोट करता है? तो हिमालय को डिनोट करता है। नेक्स्ट अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें ड्यूरिंग द वैदिक एज, तो पहले हम देखेंगे अर्ली वैदिक एज में कौन से टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। बेसिकली अर्ली वैदिक जो एज है वो अभी अभी सिविलाइजेशन की तरफ उन्होंने पहली स्टेप रखी होगी। ऐसा हमें अंदाज़ा लगाना होगा क्योंकि जो एक डेवलप अर्बनाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो तो डिक्लाइन हो गई, वो तो एक्सटिंक्ट हो गई। अब जो भी ये आर्यन नए लोग ये आए हैं, अभी ये फिर से वही पूरी स्टेप, वही पूरी प्रोसेस रिपीट करेंगे। सो मीन्स सोसाइटी बिल्डिंग के ये क्या होंगे? एकदम इनिशियल स्टेजेस में। तो बेसिकली इस वक्त जो मोनार्की होंगी वो हेरिडिटरी नहीं होंगी, वो एज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म होंगी। मतलब वो उन्हीं में से किसी एक को एज अ मोनार्च चूज करते होंगे दैट ही शुड लुक आफ्टर ईच ऑफ एवरीवन। जो भी एक ट्राइब है, जो भी एक ग्रुप है, बेसिकली याद रखो अभी इस पीरियड में सब लोग एक ट्राइब में रह रहे हैं। छोटे छोटे ट्राइब है और ट्राइब का एक हेड जो मोनार्च है, वो चीफ मतलब जो उसको हेड कर रहा है उसे राजन कहा जाएगा। राजन, उसे ही उसी ट्राइबल चीफ को गोपति या फिर गोपजनस्य या फिर गोप यह भी उपाधियां दी जाएंगी। गोप या फिर गोपजनस्य मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ काउ। राजन मीन्स राजा, प्रोटेक्टर ऑफ काउ, जो चीफ है वही कौन है? प्रोटेक्टर ऑफ काउ। याद रखो, काउ गाय, गाय सबसे इम्पोर्टेंट प्राणी है वैदिक एज में। जैसे कि आज भी गाय को एक सैक्रेड एनिमल माना जाता है। ठीक उसी ही तरह उस वक्त वैदिक एज में सबसे इम्पोर्टेंट जो जानवर था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी जानवर को दिया गया होगा तो वो थी गाय।
ओके। अब इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं बेसिकली। ओके, एक तो गाय एज अ सिंबल ऑफ वो करेंसी भी यूज़ करते होते होंगे, ऐसा हम एक बोल सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब मगर अगर सपोज एक दो पार्टी के बीच में ट्रेड हो रहा है, ओके, दो पार्टी ट्रेड कर रही है, तो वो ट्रेड में क्या किस चीज़ पर एक्सचेंज करेंगे, तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये गाय को यूज़ करते होंगे। इसीलिए देखो, गाय को एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है जो जो जोड़ा जाता है, वो हम कहते हैं गोधन। धन मीन्स गाय, गो, ओके, गो रिप्रेजेंट गाय, धन रिप्रेजेंट करेंसी। सो गो धन, गाय एज अ वैल्यू, ओके, एज अ करेंसी उस वक्त वो यूज करते होंगे इन ट्रेड। ओके, मतलब एक चीज ली उसके बदले गाय दी, तो इसलिए गाय गोधन। ओके, और गाय को प्रोटेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो किसका काम रहता था, तो चीफ का। उसी चीफ को क्या कहते थे, तो गोपजनस्य या फिर गोप या फिर गोपति। मीन्स देखो गाय का कितना इंपॉर्टेंस है, तो ओके, समझ गए। नेक्स्ट, अर्ली वैदिक एज में हमें बहुत से ऐसे छोटे छोटे युद्ध दिखेंगे। ओके, और बेसिकली यह युद्ध जो थे वो किस लिए किए जाते थे, ओके, तो वो गाय के लिए, अपनी जो गायों की संख्या है, अपना जो गोधन है, वो किस तरह हम और बढ़ा सकते हैं, इसलिए वो युद्ध होते थे। जो शुरुआती वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम, ओके, शुरुआती वैदिक काल में किस लिए युद्ध होते होंगे, तो गायों के लिए। इसलिए देखो युद्ध को ही गविष्ठी या फिर गविंशना या फिर गोशु, ओके, यह उपाधियां दी गई है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, उस वक्त कोई ऐसी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। भारत में सबसे पहली बार, मतलब भारतीय इतिहास में हमें सबसे पहली बार स्टैंडिंग आर्मी, ओके, किसके पास दिखेंगी, तो वो मतलब महाजनपदों के वक्त से। ओके, महाजनपद जब एस्टेब्लिश होंगे ना, तब हमें एक स्टैंडिंग आर्मी दिखेंगी। मैं महाभारत या फिर रामायण की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, वो एक सैक्रिक टेक्स्ट है, ओके, वह छोड़ के जो दूसरा एंशियंट हिस्ट्री है, ओके, जो आर्कियोलॉजिकली हमारे पास अवेलेबल है, उसमें सबसे पहली स्टैंडिंग आर्मी ये हमें महाजनपद से ही दिखती है। ओके, सो देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज। अगर कभी युद्ध हुआ, ओके, याद रखो, क्योंकि अगर एक ट्राइब है तो ट्राइब कहाँ पर रहेगा, एक जगह पर, एक मतलब एक बहुत बड़ा सर्कल बनाकर वो रहेंगे, और वो खुद को नाम देंगे किसी ना किसी, तो भी जन के जन, ओके, मतलब कोई नाम रहेगा और उसके सामने लगा होगा जन। ओके, मतलब बहुत से ट्राइब मिलकर क्या बना, एक जन बना। ओके, अगर जन को हम, ओके, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके, मतलब डिवाइड करेंगे, तो छोटे छोटे ट्राइब डिफरेंट होंगी, तो उन्हें कहेंगे हम ग्राम। ओके, एक बहुत बड़ा जन, जन के छोटे छोटे हिस्से रहेंगे, ग्राम। ओके, ग्राम मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अ सर्टन ट्राइब। ग्राम मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल्स बिलोंग टू द सर्टन ट्राइब। ओके, और ऐसे बहुत से ग्रुप मिलकर बनेंगे एक जन। जन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या है, ग्राम। और जब ये ग्राम एक दूसरे से लड़ते थे तब होता था संग्राम। ओके, तो समझ गया वर्ड कहाँ से आया, तो संग्राम। ओके, संग्राम कब होगा, जब ये दो ग्राम है एक दूसरे से लड़ेंगे, मतलब जब दो ट्राइब एक दूसरे से लड़ेंगी तो होगा संग्राम। ओके, और ऐसा ही एक बड़ा संग्राम था, महासंग्राम था, तो महाभारत। ओके, सो ये तो समझ गया। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी। जो भी युद्ध होते थे वो गोधन को इंक्रीज करने के लिए, इसीलिए वो युद्ध को भी नाम क्या थे, तो गविष्ठी, गविंशना, गोशु। ओके, चीफ कौन था, तो राजन, गोपति और गोपजनस्य। ओके, और अदर इंपॉर्टेंट कौन थे, ओके, अदर इंपॉर्टेंट फंक्शनरी अदर देन चीफ, तो वो थे पुरोहित, दूसरा सेनानी, और तीसरा ग्रामीणी। ओके, पुरोहित मीन्स प्रीस्ट, सेनानी मीन्स लीडर ऑफ आर्मी। देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी, बट जब इन टाइम ऑफ इमरजेंसी एक आर्मी, ओके, मस्टर्ड की गई, एक आर्मी खड़ी की गई, तो उस आर्मी को लीड करने वाला कौन होगा, तो सेनानी। ओके, और ग्रामीणी कौन होगा, तो लीडर ऑफ विलेज। ओके, और यही विलेज आगे चलकर क्या बनेंगे, ग्राम। ओके, ग्राम, ग्राम से जन, जन से महाजनपद। ओके, समझ गए। नेक्स्ट, अगर हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें लेटर वैदिक पीरियड में बेसिकली, ओके, तो इस वक्त हमें दिखेगा कि किंगशिप जो है वो हेरिडिटरी होंगी। मतलब अब वोटिंग नहीं हो रही है,
अब जो किंगशिप है वो हो गई हेरिडेटरी, मतलब अभी सक्सेशन में किंगशिप ओके ये कैरी फॉरवर्ड होंगी, एक ही लीनेज में कैरी फॉरवर्ड होंगी। ओके, राजा की पावर अभी हमें दिखेंगे कि लेटर वैदिक एज में ये बढ़ती जाएंगी। ओके, वो पावर और बढ़ाने के लिए हमें लेटर वैदिक एज के ही जो लिटरेचर है उसमें बहुत सैक्रेड ऐसे प्रोसीजर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यजुर्वेद में हमें राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ इनके बारे में जिक्र मिलता है। ओके, सो राजसूय यज्ञ क्या है, तो सुप्रीम पावर राजा पर कन्फर्म करने के लिए। ओके, राजा राजसूय यज्ञ करता है अपनी सुप्रीम पावर सब प्रजा को, ओके, और इतर राजाओं को दिखाने के लिए। नेक्स्ट वाजपेय यज्ञ क्या है, तो वाजपेय यज्ञ में राजा अपनी प्रजा को बताता है कि मैं अभी भी आपका राजा हूँ और मैं अभी भी शक्तिशाली हूँ। इसलिए इस वाजपेय यज्ञ के दौरान एक रेस ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें राजा का रथ यह जीतता है। अभी राजा अगर रथ रेस में ओके भाग लेंगे तो राजा ही जीतेंगे। ओके, ये तो ऑब्वियस है। नेक्स्ट थर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, आपको पता ही होगा कि जो रॉयल हॉर्स रहता है, ओके, रॉयल हॉर्स को अनटाइड करके फ्री छोड़ा जाता है और जिस इलाके तक विदाउट एनी ऑब्स्टैकल वो रॉयल हॉर्स ओके फ्रीली चलेगा विदाउट अन इंटरप्शन, ओके, वो फ्रीली चलेगा, वहां तक राजा की सोविग्रिनिटी एस्टैब्लिश होंगी। ओके, और जो भी राजा उस हॉर्स को रोकेगा देन दैट किंग हैज टू फेस ओके द राजा ओके हु इज परफॉर्मिंग द अश्वमेध यज्ञ। जो अश्वमेध यज्ञ जो राजा परफॉर्म कर रहा है वह राजा जिस राजा ने शाही घोड़े को रोका है उसके साथ युद्ध लड़ेगा। ओके, यह कुछ ऐसी प्रथाएं थी जिसके द्वारा एक राजा अपनी शक्तियां बढ़ाता था। ओके, तो हमें दिखेगा कि लेटर वैदिक एज में राजा का महत्व ये बढ़ते जाएगा जो कि अर्ली वैदिक फेज में नहीं था। बट एक जो कॉमन पॉइंट है जो दोनों पीरियड अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड को भी सिमिलर है वो है कि स्टिल लेटर वैदिक पीरियड में भी राजा के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। ओके, इसीलिए मैंने कहा कि पहली स्टैंडिंग आर्मी हमें कब दिखेंगी, तो हमें दिखेंगी वो महाजनपदा ओके उस वक्त में। नेक्स्ट अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करूँ तो उसमें सबसे हाईएस्ट पोजीशन में अर्ली वैदिक पीरियड में हमें दिखता है कि जन ये पोजीशन एक्वायर करेगा। जन के नीचे जैसे मैंने कहा ग्राम, ओके, ग्राम के नीचे कुल, ओके, कुल ग्राम, ओके, उसके बाद जन, ओके, ऐसा कुछ तो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ये हमें अर्ली वैदिक फेज में दिखता है। देन लेटर वैदिक फेज में प्रॉपर जन इनका ट्रांसफॉर्मेशन अभी जनपद में होगा। ओके, विच डिनोट्स अ टेरिटरी, ओके, अ किंगडम टेरिटरी, याद रखो। ओके, और इस किंगडम टेरिटरी को अब राजा एक प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब उनकी एक ओन प्रॉपर्टी को समझेंगे और इसे अभी एक्सपांड करने में ही उनकी जद्दोजहद शुरू होगी। ओके, इसीलिए आगे फिर जनपदों के महाजनपद बनेंगे। ओके, और यही लेटर वैदिक एज है जब राष्ट्र इस संकल्पना को ओके सामान्यतः रूप से अपनाया जाएगा। अब राष्ट्र यह अपनी सीमाओं को वो ओके निर्देशित करता है, ओके, अंकित करता है। एक राजा की सीमा कहाँ तक है तो वो राजा का राष्ट्र है। ओके, अब इस राष्ट्र को बढ़ाने के लिए ही युद्ध होंगे क्योंकि जैसे हमने देखा है कि उत्तर वैदिक काल में जितने भी कुछ युद्ध हुए थे वो गायों के लिए हुए थे, बट अभी युद्ध गायों को नहीं तो अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए, अपने राष्ट्र की सीमा बढ़ाने के लिए होंगे। नेक्स्ट अगर हम ट्राइबल असेंबली की बात करें तो ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड हमें ऐसा दिखता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइबल असेंबली थी वो थी विधाता। ओके, विधाता से ही आगे डिराइव होंगे सभा एंड समिति। ओके, विधाता सबसे इम्पोर्टेंट ओके ट्राइबल असेंबली, वहाँ से ही क्या ड्राइव होंगी तो सभा एंड समिति। बाद में गण ये भी एक इम्पॉर्टेंट असेंबली थी। ओके, बेसिकली विधाता क्या थी तो सिंपली एक आज के कंटेम्प्रेरी बोर्ड में तो जनरल असेंबली थी विधाता। ओके, और सभा क्या थी तो एक्सक्लूसिव बॉडी थी। और समिति क्या थी, समिति में जितने भी इम्पोर्टेंट लोग थे ओके वो उसका भाग थे। ओके, एक जो कि राजा के द्वारा प्रिसाइड की जाती थी। ओके, क्योंकि ट्राइबल है तो देखो सभी को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, मतलब डाइवर्स होंगी वो। ओके, असेंबली जो भी असेंबली होंगी वो क्या होंगी
डाइवर्स होंगी। यह असेंबलीज राजा को ओके एक डिक्टेटर बनने से रोकती थी। ओके, याद रखो यह चेक एंड बैलेंस का काम करती थी उत्तर वैदिक मतलब प्रारंभिक वैदिक काल में, अर्ली वैदिक एज में। ओके, सो अगर राजा को ये चेक एंड बैलेंस करती थी, तो राजा जब पावरफुल होंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो इन सभा समिति और विधाता को ही ओके हटा देंगे। तो इसीलिए हमें ऐसा दिखता है लेटर वैदिक एज में कि विधाता ये कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो गए। ओके, विधाता क्या होंगे, कंप्लीटली डिसअपियर्ड। एंड ऑल्सो जो सभा और समिति थी ना, उनका इंपॉर्टेंस आगे चलकर खत्म होते गया। मतलब अभी सुपेरियर कौन बना, सुपर जो भी पावरफुल बने, सब पावर किसके पास अभी वेस्टेड हो गई, तो राजा के पास। ओके, दिस सभा समिति एंड विधाता लूज ऑल इट्स पावर। मतलब लेटर वैदिक एज से ही हमें दिखता है कि भारत में मोनार्च का राइज होना शुरू होगा। नेक्स्ट जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है वैदिक एज से रिलेटेड, वो है सोसाइटी ड्यूरिंग वैदिक एज। ओके, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सो ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज हमें दिखता है कि डिवीजन ये जो था ये क्लैन बेस्ड था एंड नॉट कास्ट और लाइन। ओके, या फिर कास्ट बेस्ड कहेंगे हम। बेसिकली कास्ट यह कंसेप्ट हमें अर्ली वैदिक फेज में ओके ऋग्वेदा में इतना नहीं मिलता। ओके, तो ऋग्वेद के जो भी पुराने एडिशन है, ओके ऋग्वेद के 10 मंडल, ओके 10 मंडल में मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक ये सबसे पुराने मंडल है। ओके, सबसे अर्ली कंपाइल किए गए मंडल है। बाद में जो मंडल आएंगे तो वो रिवाइज एडिशन होंगे। ओके, उसमें चेंजेस करके आगे आने वाले समय में ओके उन्हें मॉडिफाई किया गया। सो जो अर्ली टेक्स्ट था ऋग्वेद एज में कंस्ट्रक्ट किया गया, तो उसमें हमें दिखता है कि जो भी डिवीजन ऑफ सोसाइटी है वो बेस्ड है किस पर, तो क्लैन पर, नॉट ऑन कास्ट। ओके, बेसिकली कभी कभी ऐसा भी होता था कि राजा और पुरोहित जो है ओके वो सेम क्लैन से भी बिलोंग कर सकते थे। ओके, ऐसा कुछ मतलब प्रॉपर डिवीजन नहीं था। ओके, और जो भी कुछ ऑक्यूपेशन था वो बाय देयर कैपेसिटी, बाय देयर स्किल डिसाइड होता था, ना कि बाय देयर बर्थ। मतलब अगर तुम इसी ही एक विशिष्ट जाति में पैदा हुए तो तुम वही काम करो, तो उस तरह की पद्धत वैदिक एज में नहीं थी। ओके, अर्ली वैदिक एज में। ओके, तो वो अर्ली वैदिक एज में हमें नहीं दिखता है कि ऑक्यूपेशन ओके बर्थ के बेस पर नहीं है, बट वो किसके बेस पर है, तो स्किल के बेस पर है। बट इसके ही एकदम विपरीत अगर हम लेटर वैदिक एज की बात करें, तो लेटर वैदिक एज में जैसे कि कहा है कि मल्टीपल वैदिक लिटरेचर कंपाइल होंगे, जिसमें ऋग्वेद में भी एडिशन होते जाएंगी। ओके, तो ऋग्वेद में जैसे मैंने कहा कि 10 मंडल है, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो सबसे लेटेस्ट है। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, ओके उसमें मल्टीपल सूक्त है, उसमें का एक पुरुष सूक्त। सो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें चातुर्वर्ण का सबसे पहली बार जिक्र मिलता है। ओके, अकॉर्डिंग टू विच सोसाइटी ओके सपोज टू बी डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास। ओके, सो पहला तो ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ओके, ये 4 जो कैटेगराइजेशन है ओके ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, ये हमें लेटर वैदिक टेक्स्ट में मिलता है, ना कि अर्ली वैदिक टेक्स्ट में मिलता है। ओके, और ऋग्वेद के भी हमें पुराने संस्करण में नहीं मिलता, उसके नए संस्करण में ऐड होकर आया है वो। ओके, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें पहली बार किसका जिक्र मिलता है, तो चातुर्वर्ण का। ओके, सो वर्ण सिस्टम इज क्लियरली रूटेड इन द सोसाइटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, हम ये कह सकते हैं। बाद में जो सोशल नॉर्म्स थे, जो भी सोशल प्रोसेस थे, अभी वो क्या होंगे, रिजिड होंगे। ओके, अब हिरार्ची डेवलप होंगी। ओके, जो जिस कास्ट में पैदा हुआ उसे उसी कास्ट में रहना पड़ेगा, जो जो काम करता है ओके क्या कहेंगे हम लीनेज थ्रू, वो वही काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल सूत का पुत्र सूत ही बनेगा। ओके, जैसे कर्ण के बारे में हमें पता है, भले ही कर्ण को एक राज्य देकर ओके अंग राज्य देकर उनको अंगराज बनाया था, फिर भी उनका जिक्र एज अ सूतपुत्र ही किया जाता था। ओके, सो ये तो समझ गया आपको कि मतलब अभी कास्ट सिस्टम ये बहुत रिजिड होंगी लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, बाद में हमें दिखेगा कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सैक्रिफाइस, ओके कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस। ओके, जो सैक्रिफाइस अगर इंक्रीज हो रहे तो पुरोहित जो थे उनका अभी अहमियत लेटर वैदिक एज में बहुत बढ़ेगा,
क्योंकि जितने भी सैक्रेड टेक्स्ट थे, ओके, जितने भी वेदास थे, पुराणास थे, ओके, जितने भी उपनिषद का हो या फिर कोई भी ग्रंथ का हो वैदिक लिटरेचर का, उसकी नॉलेज, उसको पढ़ने का तरीका ये किसको पता था? तो पुरोहितों को ही पता था। तो महंत, पुरोहित, इनका इंपॉर्टेंस लेटर वैदिक एज में बहुत बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है सोसाइटी में, वो है वर्णा सिस्टम, वर्णाश्रमा। ओके, सो अगर मैं बात करूँ अर्ली वैदिक एज की, तो अर्ली वैदिक एज में जो वर्ण था वो प्रॉपरली दो ही वर्ण थे। एक था वैदिक वर्ण, दूसरा नॉन वैदिक वर्ण। ओके, वैदिक मीन्स आर्य, और नॉन वैदिक वर्ण में दो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट वर्ण थे, एक था दस्यु और दूसरा था दास। ओके, तो हमें ऐसा दिखता है, ओके, कि जो ये दास थे शायद से ये आर्य, ओके, जो मल्टीपल वेव्स में इंडिया में आए थे, तो उन्हीं वेव में से अर्ली वेव वाले आर्य होंगे। क्यों? क्योंकि दास इनके प्रति आर्य लोग थोड़े नर्म थे, और दस्यु इनके प्रति आर्य लोग एकदम आक्रामक थे और क्रूर थे। ओके, इसका और भी एक हमें एग्जाम्पल मिलता है कि ऋग्वेद में एक युद्ध का मेंशन है। ओके, वो युद्ध है एक संहारा नाम के राजन को, ओके, देवदास नामक एक राजा हराता है। ओके, संहारा नाम का एक राजा, देवदास नाम का दूसरा राजा, इनके बीच में युद्ध होता है और देवदास नामक राजा संहारा नामक राजा को हराता है। अब जो राजा जीता, देवदासा, उनके नाम में ही है दास। ओके, और वो जो देवदासा थे वो भारत वंश को बिलोंग करते थे, भारत क्लैन को बिलोंग करते थे। तो इस पर से भी इतिहासकारों का कहना है कि दास जो थे वो अर्ली आर्यन थे, जो कि एकदम पहले वाली वेव्स में इंडिया में आए होंगे और यहाँ पर बसे होंगे। यही नहीं, और एक युद्ध का हमें जिक्र मिलता है ऋग्वेद में, वो है दशराजन युद्ध। ओके, बैटल ऑफ 10 किंग। ओके, तो इसमें ऐसा कहा गया है कि ये एक युद्ध था जिसमें 10 राजाओं ने एक अलायंस बनाया था, जिसमें 5 राजा आर्य थे, 5 राजा अनार्य थे। ओके, उन्होंने युद्ध किया, ओके, एक राजा के खिलाफ। उस राजा का नाम था सुदास। अब सुदास कौन थे? तो देवदास के पुत्र, जो कौन से वंश को बिलोंग करते थे? भारत वंश को। ओके, तो भारतवंशी सुदास ये युद्ध करते हैं उन 10 राजाओं के अलायंस से। ओके, और उनके जो हेड थे, ओके, वो 10 राजाओं के अलायंस के, उनका नाम था पुरुकुटास। ओके, तो पुरुकुटास, इनको सुदास हराते हैं पोरोशनी के नजदीक होने वाले युद्ध में। ओके, पोरोशनी मीन्स आज की रावी नदी, रावी नदी के किनारे, पोरोशनी नदी के किनारे दशराजन ये युद्ध होता है, और उस युद्ध में सुदास यह विजयी होते हैं। ओके, वो जो अलायंस था 10 राजाओं का, उन्हें वो हरा देते हैं। ओके, सो इन दो राजाओं के एक नाम में, ओके, इन दो राजाओं के नाम में हमें एक समानता दिखती है, वो दास नामक समानता। ओके, देवदास, सुदास। ओके, सो ये जो दास है, ओके, ये जो दास वर्ण है, ये प्रारंभिक आर्य होंगे जिन्होंने भारत में आके अपनी सेटलमेंट एस्टेब्लिश की होंगी। ओके, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो इसीलिए जो सोसाइटी का डिवीजन था ड्यूरिंग दी अर्ली वैदिक एज, वो मेनली आर्य, दस्यु और दास यह था। और दस्यु के प्रति क्यों इतने क्रूर थे? क्योंकि दस्यु हत्या, ओके, यह त्रासदस्यु, ओके, यह शब्दों का हमें ऋग्वेद में जिक्र मिलता है। ओके, दस्यु हत्या यह शब्द हमें बार बार ऋग्वेद में मिलता है। ओके, तो शायद से दस्यु को मारकर, दस्यु मीन्स इंडिजीनियस पीपल। ओके, दस्यु कौन थे? तो इंडिजीनियस, बेसिकली अगर ये वैदिक आर्य बाहर से, ओके, ये माइग्रेशन करके इंडिया में आ रहे, तो बेसिकली अपनी सुप्रीमेसी वो एस्टेब्लिश करेंगे ही। सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए जो इंडिजीनियस पीपल है उनको क्रश करना पड़ेगा। सो उसके लिए उनकी हत्या करनी पड़ेगी। तो वो हत्या के लिए कौन सा टर्म था? तो दस्यु हत्या। ओके, यह वर्ड का जिक्र हमें मिलता है। बाद में हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर भी हमें, ओके, ऋग्वेद में क्लियरली मेंशन है। ओके, ऐसा नहीं है कि क्लियरली एग्लिटेरियन सोसाइटी थी। ओके, ऋग्वेद, ओके, सब समान थे कि ये, ओके, एक प्रॉपर सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं, उस वक्त भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी, बट वो अलग तरह की इनइक्वालिटी थी। ओके, ऋग्वेद में जो पीपल थे, ऋग्वेदिक जो पीपल थे, वो स्लेवरी से भी, ओके, परिचित थे। ओके, वो स्लेवरी से भी फेमिलियर थे, बट इसका मतलब यह नहीं कि वो स्लेवरी उस तरह की स्लेवरी थी जो रोमन साम्राज्य में
ओके, जो ग्रीकों के काल के वक्त उनके स्लेव्स के साथ करते थे। ओके, वो स्लेवरी अलग थी। जो इंडिया में स्लेवरी है, ओके, जो इंडिया में वैदिक एज में स्लेवरी थी, वो अलग थी। बेसिकली इंडियन स्लेव जो थे वो एग्रीकल्चरल लेबर, यह समझ लो आप कि वो एग्रीकल्चरल लेबर थे, क्योंकि इंडिया में प्रोमिनेंट कौन सी चीज़ है, तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस है सबसे ज़्यादा। तो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर देखने के लिए कोई ना कोई तो हमें लगेगा ही ना। तो वो स्लेव्स को एम्प्लॉय करते थे एग्रीकल्चर की केयर टेकिंग के लिए। ओके, सो स्लेवरी है मेंशन। ओके, सो स्लेवरी है, तो स्लेवरी बट उस तरह की स्लेवरी नहीं है जो हमें ओके ग्रीक और रोमन साम्राज्य में दिखेंगी। नेक्स्ट, अगर मैं लेटर वैदिक फेज की बात करूँ तो लेटर वैदिक फेज में वर्णाश्रम सिस्टम ये अभी बहुत रिजिड होगा। ओके, जैसे 4 वर्ण मैंने बता दिए। ओके, सो 4 वर्ण में सोसाइटी का डिवीजन हो जाएगा, और वर्ण जो है वो बाय बर्थ ही डिसाइड होगा। ओके, और ऑक्यूपेशन के बेस पर नहीं। ओके, बाय बर्थ आप जिस वर्ण में पैदा हुए वही वर्ण आपका अंत तक वही रहेगा। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो आश्रमण थे, ओके, या फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ कहेंगे हम। ओके, तो वो स्टेजेस ऑफ लाइफ हमें यह वैदिक एज में प्रॉपर एस्टेब्लिश हुए हुए नहीं दिखते हैं। वो 4 कौन से स्टेजेस ऑफ लाइफ थे? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ओके, तो ये जो 4 थे, ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हमें वैदिक पीरियड में नहीं दिखते हैं, बट पोस्ट वैदिक पीरियड में यह प्रॉपर ओके एस्टेब्लिश हुए होंगे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। उसमें से जो 3 थे, 3 यूजुअली फॉलो किए जाते थे। 3 में भी जो 2 थे, ओके, ब्रह्मचर्य एंड सेकंड वन इज गृहस्थ। गृहस्थ तक ही साधारण मनुष्य जाता था। ओके, वानप्रस्थ कुछ ही करते थे, बट संन्यास भले ही हमें पता है कि संन्यास से ओके जनपद के वक्त या फिर उत्तर वैदिक काल के लोग परिचित थे, बट यह पालन करते थे, ऐसा इतिहासकारों का बेहद कम मानना है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दे वेयर नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड टिल दैट टाइम। ओके, जो आने वाले वक्त में वेल एस्टैब्लिश हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर सोशल मोबिलिटी की बात करेंगे हम, तो देयर वेयर नो बाउंड ओके ऑफ अ सोशल मोबिलिटी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड्स। ओके, अर्ली वैदिक पीरियड जो था तब कुछ ऐसे सोशल बाउंडेशन नहीं थे कि आप इस वर्ण के हो तो इस जगह पर नहीं जा सकते हो। ओके, बट लेटर वैदिक पीरियड में हमें दिखता है कि सोशल रिस्ट्रिक्शन ये इंक्रीज होंगे। ओके, पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन होगा, पर्टिकुलर वर्ण के लोगों को पर्टिकुलर जगह में एंटर करने से रोका जाएगा। सो सोशल मोबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन वो हमें इंक्रीज होते हुए कब दिखेंगे? लेटर वैदिक फेज में। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ पोजीशन ऑफ वुमन की, ओके, तो ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज ओके हमें ऐसा दिखता है कि भले ही पैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, ओके, पैट्रियार्चियल सोसाइटी थी, ओके, और वुमन का बर्थ वाज नॉट सेलिब्रेटेड। ओके, और दे वी आर नॉट विश टू हैज अ गर्ल चाइल्ड। ओके, लड़की होना इसकी इच्छा तो साधारणतः माता पिता नहीं करते थे। ओके, उनको पुत्र ही चाहिए होता था। बट ऐसा नहीं है कि अगर यदि लड़की का जन्म हो तो लड़की के साथ भेदभाव किया जाता था। ओके, यदि किसी घर में लड़की का जन्म होता, ओके, तो उसे उसी ही तरह जिस तरह एक लड़के को पाला पोसा जाता उसी तरह लड़की को पाला पोसा जाता था। उसे प्रॉपर एजुकेशन दिया जाता था। ओके, उसे प्रॉपर चॉइस दी जाती थी उसका हस्बैंड चूज करने की। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ओके, हमें सती प्रथा के ज़्यादा एविडेंस, मतलब ऐसा मेजर एविडेंस की सती प्रथा अर्ली वैदिक एज में प्रेजेंट थी, इसके सबूत नहीं मिले हैं। बेसिकली मतलब वुमेन की पोजीशन हमें अर्ली वैदिक फेज में क्या दिखती है? थोड़ी अच्छी दिखती है कंपैरेटिवली जब लेटर वैदिक फेज आएगा। ओके, और एक चीज़, सभा समिति और विधाता में ओके वुमन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक फेज प्रेजेंट रह सकती थी। ओके, जैसे हमने देखा है ना कि रामायण महाभारत में स्वयंवर होता था। स्वयंवर में लड़कियां जो थी, ओके, वुमन जो थे, उनको चॉइस दी जाती थी कि आप अपने मन पसंदीदा राजा को चुनिए, स्वयं चुनिए अपना वर, इसीलिए स्वयंवर ऐसा नाम दिया जाता था। ओके, सो स्वयंवर की प्रथा रहती थी, लड़कियों को आप देखो कितनी आज़ादी रहती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो ओके, सो वो आगे जो लेटर वैदिक एज आएगा उसमें वो कम होती दिखेंगी। जैसे कि लेटर वैदिक एज में हम देखें
तो पैट्रियार्चिकल सोसाइटी अब पूरी तरह से समाज पर अपनी पकड़ बनाएंगी। ओके, वुमेन्स जो थे उनको कन्फाइन किया जाएगा सिर्फ हाउस होल्ड कोर्स के लिए। ओके, और एक एज अ सबॉर्डिनेट पर्सन टू मेन सिंपली। नेक्स्ट, वुमेन्स को प्रोहिबिटेड किया जाएगा फ्रॉम अटेंडिंग पब्लिक असेंबली। ओके, जितने भी पब्लिक असेंबली है आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप उसको अटेंड नहीं कर सकते हो, उन्हें प्रोहिबिटेड किया जाएगा। लाइक सभा एंड समिति, जिस सभा एंड समिति को वो अर्ली वैदिक फेज में अटेंड कर सकते थे, अब लेटर वैदिक एज में उनको वह सभा एंड समिति को प्रेजेंट रहने में प्रोहिबिशन लगा दिए गए। नेक्स्ट, हमें इंक्रीज इन नंबर ऑफ सती, इसके सबूत मिलते हैं लेटर वैदिक फेज में। ओके, सो लेटर वैदिक फेज में सती प्रथा के बहुत से एविडेंस हमें मिलते हैं जो प्रैक्टिस किए जाते होंगे। नेक्स्ट, अब जो डिस्पाइट इतने सारे अनइक्वालिटी होने के बाद भी हमें लेटर वैदिक एज में बहुत से वुमेन स्कॉलर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल गर्गी हो गए, गर्गी यह हो गए, उसके बाद में मैत्रेयी और कात्यायनी। यह बहुत से महिला स्कॉलर हमें इस लेटर वैदिक एज की दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं मैरिजेस की बात करूं तो अर्ली वैदिक एज में यूजुअली मोनोगमी फॉलो की जाती थी। बट ऐसा नहीं कि पॉलीगामी या फिर पॉलीएंड्री इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। भले ही कॉमनली अर्ली वैदिक फेज में पीपल जो थे मोनोगमी ही प्रैक्टिस करते थे, बट सम पीपल देयर आर सम एविडेंस ऑफ फॉलोइंग ऑफ पॉलीगामी या फिर पॉलीएंड्री। एक राजा दो पत्नी रखे तो पॉलीगामी, द्रौपदी इनके 5 पति थे मतलब पॉलीएंड्री। सो इसके भी हमें सबूत मिले हैं। तो ऐसा नहीं कि नहीं था, बट साधारणतः मोनोगमी ही, एक पत्नी तो वही वो फॉलो करते थे। नेक्स्ट, हमें अर्ली वैदिक फेज में लेविरेट यह भी नज़र आता है। लेविरेट क्या है? तो लेविरेट एक प्रथा थी जिसमें जब अपने हस्बैंड, एक पत्नी एक स्त्री के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसकी शादी उसके हस्बैंड के यंगर ब्रदर से करा दी जाती थी। ये हो गया लेविरेट। बाद में नियोग प्रथा भी उस वक्त प्रेजेंट थी। कब? तो अर्ली वैदिक फेज में। अब नियोग प्रथा क्या रहती है? तो सेम, जब हस्बैंड की मौत हो जाएंगी तो इन ऑर्डर टू कंसीव्ड अ चाइल्ड, सो टेम्पररी हस्बैंड के ब्रदर के साथ उस विडो का शादी करा दी जाती थी और बच्चा कंसीव करने के लिए ये सब किया जाता था। तो ये हो गया नियोग। सो नियोग प्रथा हमें अर्ली वैदिक फेज में दिखती है। लेविरेट हमें अर्ली वैदिक फेज में दिखता है। कॉमनली मोनोगमी प्रैक्टिस करते थे वो, बट पॉलीगामी एंड पॉलीएंड्री भी एग्जिस्ट करती थी। अगर मैं बात करूँ लेटर वैदिक एज की, तो लेटर वैदिक एज में अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अर्ली वैदिक एज में जब तक लड़की प्यूबर्टी हिट नहीं करेंगी, वुमन प्यूबर्टी हिट नहीं करेंगी, गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी हिट नहीं करेंगी, तब तक उनकी शादी नहीं करी जाती थी। बट लेटर वैदिक एज में ये सब इग्नोर किया जाने लगा, नज़रअंदाज किया जाने लगा और चाइल्ड मैरिज कॉमनली प्रैक्टिस किए जाने लगे। सो चाइल्ड मैरिज की प्रैक्टिस हमें लेटर वैदिक एज में बहुत कॉमनली ऑकर्ड हुई दिखती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है लेटर वैदिक एज में रिलेटेड टू मैरिज, गोत्र का इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होगा। अभी गोत्र क्या है? बेसिकली याद रखो, गोत्र इज अ प्लेस वेयर काउ बिलोंग टू अ क्लैन इज प्रेजेंट। बेसिकली पिन है वो, गोत्र मीन्स पिन। पिन मीन्स कि कहाँ पर उस क्लैन को बिलोंग करने वाली काउज है। सो वो उनका हो गया गोत्र, मतलब जिन लोगों का वो गोत्र है वो बिलोंग टू अ सेम ट्राइब। एक ट्राइब रहती है, वो ट्राइब अपने काउज, अपना गोधन एक जगह पे रखेंगे, तो बेसिकली दे बिलोंग टू अ सेम ट्राइब ना। तो सेम ट्राइब में उनकी शादी ना हो, आउट ऑफ द ट्राइब शादी हो यूजुअली, इसके लिए गोत्र इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ। और सेम गोत्र में कभी मैरिज नहीं होता था। सेम गोत्र में मैरिज फॉरबिडन था। मैरिज ये हमेशा डिफरेंट गोत्र में प्रैक्टिस की जाती थी। बट स्टिल देयर आर सम मेंशंस अबाउट मैरिज बिटवीन सेम गोत्र। ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, बट एकदम रेयर केसेस है। यूजुअली आउट ऑफ द गोत्र ही मैरिज होते थे।
ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन जो हमें देखना है वो है इकोनॉमी ड्यूरिंग वैदिक एज। ओके, सो पहले हम अर्ली वैदिक एज देखेंगे। तो बेसिकली अर्ली वैदिक पीपल आर पास्टोरल पीपल, ओके, नोमैड, okay, they rear their animal from one place to another place, okay, they may practice some slash and burn type of agriculture, okay, स्लैश एंड बर्न जिसको हम झूमिंग भी कहते हैं, उस प्रकार की खेती वो करते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेट करते होंगे। ओके, दे ओके, यहाँ पर देखो अर्ली वैदिक पीपल जो है वो प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ओके, दे आर पास्टोरल पीपल, मतलब वो जानवरों पर डिपेंडेंट है। ओके, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके सब्सिडेंस लिविंग के लिए। ओके, इसीलिए हम यह भी देख सकते हैं कि ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज, ओके, हमें दिखता है कि ओके द यूनिट ऑफ वेल्थ इज कैटल। ओके, जिसके पास जितने ज़्यादा कैटल होंगी वो उतना ज़्यादा वेल्थी होगा। ओके, एंड द वेल्थी मैन इज कॉल्ड एज गोमत। ओके, इसीलिए मैंने क्या कहा है कि हमें ऋग्वेद में ऐसे बहुत से यज्ञ मिलते हैं जो कि खुद के गोधन बढ़ाने के लिए परफॉर्म किए जाते थे, बट ये सब चेंज हो जाता है ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। ओके, लेटर वैदिक पीरियड में पास्टोरल इकोनॉमी ये शिफ्ट होंगी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर। एग्रीकल्चर ओके ये रिप्लेस करेंगे पास्टोरल, मतलब जो भी एनिमल वेल्थ है उसको, एंड चीफ मीन्स ऑफ लिवलीहुड बन जाएगा। अब जो लोग हैं ये प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, प्रॉपर ग्रेन्स, ओके, उनकी कल्टीवेशन करेंगे। ओके, और अब ट्रेड के लिए ग्रेन्स यूज़ करेंगे, मतलब एज अ वेल्थ सिंबल यूज़ करेंगे। ओके, सो ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज कैटल वॉज इम्पोर्टेंट, ओके, गाय काउ वॉज इम्पोर्टेंट, ओके, एंड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, ओके, अर्ली वैदिक पीरियड कैटल, लेटर वैदिक पीरियड एग्रीकल्चर। ओके, अगर मैं ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करूँ तो देयर वेयर वेरी रेयर एविडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रेजेंट ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। ओके, सो अर्ली वैदिक पीरियड में प्रॉपर ट्रेड एंड कॉमर्स इस्टेब्लिश था, इसके हमें बहुत कम ही सबूत मिलते हैं। ओके, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, ओके, इसके भी हमें कुछ सबूत नहीं मिले हैं ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। ओके, बट जो करेंसी है, ओके, यूनिट ऑफ करेंसी निष्क, ओके, इसका हमें मेंशन मिला है, बट ये एज अ रेयर यूनिट होगा, क्योंकि काय जो है, ओके, गो गाय धन, ओके, गोधन, ओके, इसको ही कॉमनली यूज करते थे ट्रेड में। ओके, सो निष्का का वेरी रेयर यूज होता होगा, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। बट अगर हम बात करें वही लेटर वैदिक फेज की, तो हमें दिखता है कि लेटर वैदिक फेज में भले ही लैंड कॉमनली कम्युनली ओन है, बट प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट भी इस्टेब्लिश होगा। ओके, और अब इसी वक्त जो हेड ऑफ हाउस होगा, जो कि लैंड को ओन करेगा, ओके, उसे गृहपति इस नाम से जाना जाने लगा। ओके, सो गृहपति इज टर्म फॉर अ हाउस होल्ड, ओके, हु ओज अ लैंड। नेक्स्ट, बार्टर सिस्टम तो थी ही, जैसे मैंने कहा कि बार्टर सिस्टम ये हमें इंडस में भी दिखती है, बार्टर सिस्टम ये हमें अर्ली वैदिक पीरियड में भी दिखेंगी, और बार्टर सिस्टम हमें ये लेटर वैदिक पीरियड में भी दिखेंगी, बट स्टिल निष्का सर्कुलेशन में था। ओके, मैंने क्या कहा है कि निष्का का यूज़ ये बहुत ही ओकेजनली रेयर होता होगा, बट निष्का ओके एक टिपिकली वैल्यू या फिर करेंसी टाइप हम कह सकते हैं था, जिसका अनयूजुअल यूज़ था। ओके, एकदम कॉमन यूज़ में नहीं यूज़ होता था। नेक्स्ट, अभी लेटर वैदिक फेज में, ओके, जैसे जैसे ट्रेड एस्टेब्लिश होगा तो ट्रेड बड़ा होगा, बिजनेस बड़े होंगे, तो वो बिजनेस खुद के ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। ओके, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रिकग्निशन मिलता जाएगा, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एज अ श्रेष्ठी, ओके, इस नाम से जाने जाने लगेंगे। इंग्लिश में कहें हम तो गिल्ड, ओके, गिल्ड्स, ओके, गाइल्ड्स कह सकते हैं हम। ओके, वो अभी एस्टेब्लिश होना शुरू होंगे, कब? लेटर वैदिक फेज में। ओके, ये जो गाइल्ड है, ये जो गिल्ड है या फिर श्रेष्ठी, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है महाजनपद के एज के वक्त। ओके, महाजनपद में इनका बहुत बार जिक्र आएगा। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मर्चेंट और अ ट्रेडर कॉल्ड एज गाइल्ड और श्रेष्ठी, ये चीज़ याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूँ मैं रेवेन्यू सिस्टम की, सो ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज देयर वाज नो प्रॉपर रेवेन्यू सिस्टम एस्टैब्लिश। ओके, सो प्रॉपर रेवेन्यू सिस्टम नहीं है, तो मतलब जो भी कुछ रेवेन्यू है, ओके, वो रफ रेवेन्यू होगा। ओके, सो रफ रेवेन्यू में क्या क्या आता था, तो याद रखो जब भी कोई युद्ध जीता जाता था
तो युद्ध में जीती गई जो बाउंटी रहती थी, ओके, वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम रहता था। ओके, ग्राम जो रहती थी, ग्राम के बीच में होने वाला संग्राम, संग्रामों में जीते जाने वाला खजाना, वही सबसे इंपॉर्टेंट बाउंटी रहती थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ओके सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहता था वो रहता था वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर वॉलेंट्री ट्रिब्यूट। ओके, एक राजन, ओके, एक राजन के उस इलाके में रहने वाले उसकी प्रजा मतलब विस, ओके, उन्हें विस कहा जाता था। ओके, राजन और उसकी जनता को कहा जाता था विस। जब ये विस खुद की इच्छा से राजा को कुछ ट्रिब्यूट देते थे, वॉलेंटरी इच्छा से ट्रिब्यूट देते थे, तो वह एक सोर्स रहता था दूसरा इंपॉर्टेंट, जिसे कहा जाता था बलि। याद रखो, ओके, बलि इज वन ऑफ काइंड ऑफ अ टैक्स, बट कैसा, वॉलेंटरी इन नेचर। ओके, वो ट्रिब्यूट था, लोग खुद से अपने राजा को देते थे। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स क्या था, बाउंटी रहता था। ओके, और एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहता था रेवेन्यू का, जिसे कहा जाता था प्रीस्टेशन। ओके, प्रीस्टेशन, जिसमें बेसिकली गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते थे दो ग्रुप में। ओके, ग्रुप लेवल के जो गिफ्ट एक्सचेंज रहता था सोसाइटी में। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था ऋग्वेद में। बेसिकली इसमें एक्सचेंज ऑफ कर्टिसियन, ओके, जो फिलोसोफर वगैरह रहेंगे उनका, एक्सचेंज ऑफ वेपन, एक्सचेंज ऑफ कैटल, ओके, ये होता होगा। सो ये बेसिकली ये मेन पार्ट था रेवेन्यू का ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज। अगर मैं बात करूँ लेटर वैदिक एज की, तो लेटर वैदिक एज में जो टैक्स है अभी वो मैंडेटरी होगा। ओके, टैक्स जो होगा वो मैंडेटरी होगा, कलेक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स आपको पे भी करना पड़ेगा, और वो कलेक्ट किसके द्वारा किया जाएगा, तो संग्रहित्री। ओके, संग्रहित्री, इनके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा टैक्स। ओके, बाद में यह याद रखो कि जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास था जो प्रॉपर ट्रेडिंग में ही ओके एंगेज था, वो था वैश्य। ओके, और इसीलिए हमें ऐसा भी दिखता है कि जो इम्पोर्टेंट ओके जो इम्पोर्टेंट टैक्स पेइंग ग्रुप है, ओके, जो मेन ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, मेजर ट्रिब्यूट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो है वैश्य कम्युनिटी। ओके, इन लेटर वैदिक एज। ओके, उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो जैसे कि मैंने पहले कहा है कि अर्ली वैदिक पीरियड में बेसिकली जो लोग थे, ओके, जो पास्टोरल इकोनॉमी थी, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करती थी। ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम जूमिंग भी कहेंगे, उसको ही हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। मतलब कि एक जगह होगी जहाँ पर फॉरेस्ट होगा, उसे वो क्लियर करेंगे, वो क्लियर करने के बाद ओके वहाँ पर वो एक कोई तो भी ओके एक प्रोडक्शन लेंगे एग्रीकल्चर का, फिर बाद में जब उनको वो प्रोडक्शन मिलेगा तो उस ज़मीन को वैसे ही छोड़कर वो दूसरी जगह पर शिफ्ट होंगे, इसीलिए इसको कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ओके, तो इस एग्रीकल्चर में ओके इस तरह के एग्रीकल्चर में मेनली वो बार्ले, ओके, इसका ही क्या करते थे, ग्रेन का आउटपुट करते थे, मतलब इसकी खेती करते थे। ओके, उस वक्त में मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में यूज हुए हमें वुडन प्लग, ओके, जिसे फल कह सकते हैं हम, कि वह लंग भी कहते हैं, कि वह सीरा भी कहते हैं, इसके सबूत मिले हैं यूज हुए हुए। नेक्स्ट अगर मैं लेटर वैदिक एज की बात करूँ, तो लेटर वैदिक एज में हमें थोड़ा चेंज दिखता है फ्रॉम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन टू सेटल्ड एग्रीकल्चर। ओके, एक प्रॉपर एग्रीकल्चर ओके कंसेप्ट का हमें राइज दिखता है इन लेटर वैदिक एज। ओके, वो लोग प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे। ओके, जिसके वजह से ट्रेड बढ़ा, ट्रेड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, एक अर्बनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई। ओके, इसलिए हमें दिखता है कि लेटर वैदिक एज के बाद इंडिया में सेकंड अर्बनाइजेशन का राइज हुआ, महाजनपद। ओके, क्योंकि देखो तैत्रीय अरण्यकाश, इसमें नगर इस शब्द का मेंशन है। ओके, नगर मीन्स शहर। ओके, याद रखो हमारे कंसेप्ट के लिए नगर मीन्स शहर। सो नगर का मेंशन है, मीन्स proper settled agriculture means proper agriculture leads to improvement in trade, and improvement in trade leads to establishment of ओके सेटलमेंट, और सेटलमेंट ही क्या है, तुम्हारा नगर है, तो वो नगर किस में ट्रांसफर होगा, महानगर में, अर्बनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो नेक्स्ट ओके ड्यूरिंग लेटर वैदिक फेज मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती थी। ओके, मीन्स कल्टीवेशन तो होता ही था, जो भी ग्रेन हम कल्टीवेट कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में फूड का, ग्रेन्स का कल्टीवेशन होता ही था, अलॉन्ग विथ वो हर्डिंग भी करते थे, मतलब जानवरों को भी पालना। ओके, जानवर पाले जाते थे। ओके, उसके साथ साथ कल्टीवेशन भी होता था। मेजर जो क्रॉप थे
उनके एग्रीकल्चर कल्टीवेशन में, उसमें राइस जिसको व्रीहि इस नाम से आइडेंटिफाइड किया गया है और व्हीट जिसको गोधुमा इस नाम से आइडेंटिफाइड किया गया है, इनका कल्टीवेशन होता था क्योंकि ये वो स्टेपल डाइट थी उस वक्त की। ओके, सो ये दो नाम जो है व्रीहि एंड गोधुमा, इनको आइडेंटिफाइड किया गया है एज अ राइस एंड व्हीट उस वक्त के। ओके, सो ये था एग्रीकल्चर के बारे में। अगर सरप्लस एग्रीकल्चर राइज होगा तो जो कुछ लोग हैं, ओके ओके, सम लिमिटेड पीपल विल एंगेज इन एग्रीकल्चर, बाकी को तो फ्री रहेंगे ना। अगर बाकी के फ्री है तो वो डिफरेंट स्किल ओके सर्च करेंगे, डिफरेंट स्किल को एनहांस करेंगे, इवॉल्व करेंगे। तो इसी तरह हमें आर्ट एंड क्राफ्ट का राइज भी ओके अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज में बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखता है। ओके, अर्ली वैदिक एज की अगर बात करूँ मैं, तो चैरियट मेकिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, ओके, इस तरह के प्रोफेशन हमें कॉमनली दिखते हैं। ओके, भले ही वो लोग ओके कॉपर ओके कॉपर से भली भांति वो क्या थे, अवगत थे, बट आयरन का उन्होंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ओके, कॉपर का ही ज़्यादा यूज़ किया उन्होंने, आयरन का कम यूज़ किया है। याद रखो, जो आयरन किसको यूज़ करे किसको हेल्प करेगा, वेदग माधवा इन्हें, ओके, इन्हें हेल्प करेगा टू मूव और टू माइग्रेट टूवर्ड इट्स नेक्स्ट। अभी जो पॉटरी सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉटरी ओके, जो पॉटरी यूज़ हुई है अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक पीरियड में, वो हमें याद रखनी होगी। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त हमने देखी कौन सी पॉटरी यूज़ हुई है, तो BRW, ब्लैक ऑन रेड वेयर। ओके, नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पीरियड है वो है अर्ली वैदिक पीरियड। तो उस पीरियड में जो पॉटरी यूज़ हुई है वो कौन सी है, तो ऑर्च कलर पॉटरी, गिरुआ कलर की पॉटरी। ओके, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में जो पॉटरी यूज़ हुई है वो कौन सी है, PGW, पेंटेड ग्रेवेयर की पॉटरी। ओके, सो पॉटरी विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ओके, इट विल हेल्प टू स्टोर वाटर एज वेल एज टू स्टोर ग्रेन। ओके, जब सरप्लस एग्रीकल्चर होगा तो ऑब्वियसली ग्रेन को स्टोर करना पड़ेगा, तो वो स्टोर करने के लिए क्या हेल्प करेंगे, तो पॉटरी ही हेल्प करेंगी। नेक्स्ट, अगर क्राफ्ट में लेटर वैदिक एज की बात करूँ तो हमें आयरन का यूज़ ये बढ़ा हुआ दिखता है। ओके, आयरन को कृष्ण अयास और श्याम अयास मीन्स ब्लैक आयरन, ओके, इस नाम से भी उसमें मेंशन किया गया है वैदिक कल्चर में। नेक्स्ट, दे ऑल्सो न्यू अबाउट टीन, लीड, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड कॉपर। ओके, इन मेटल के बारे में भी उन्हें पता था, नॉलेज था। ओके, तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन क्राफ्ट एंड पॉटरी के बारे में। ओके, एकदम ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी, आप लगे तो डिटेल पढ़ लेना किताब में से। नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें वैदिक एज से रिलेटेड देखना है वो है रिलीजन ड्यूरिंग वैदिक एज। ओके, सो ये डिफ्रेंशिएट किया है अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज में। ओके, अकॉर्डिंग टू दी गॉड विच आर मेंशन, ओके, देयर नेचर विच आर मेंशन इन अर्ली वैदिक टेक्स्ट एंड लेटर वैदिक टेक्स्ट। ओके, सो अगर बात करूँ मैं अर्ली वैदिक एज में, तो हमें जो दिखता है कि जो गॉड वर्शिप किए गए हैं ड्यूरिंग अर्ली वैदिक स्टेजेस, ओके, बेसिकली दोज ऑल आर नेचुरल गॉड, ओके, नेचर फोर्सेस। आप देखो, ओके, जो वरुण, ओके, वरुण देवता हो जाए, अग्नि देवता हो जाए, ओके, उसके बाद हम कहेंगे वायु देवता, ओके, इंद्र देवता, ये सब एक नेचुरल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जो भी जिनको भी किन्हें पूजा गया है, जिन भी देवताओं की पूजा की गई है, वो सब कौन है, तो नेचुरल फोर्सेस है, उनकी पूजा की गई है। ओके, तो ड्यूरिंग अर्ली वैदिक स्टेज का हमें कोई भी टेम्पल या फिर आइडियल वर्शिप उस वक्त किया जाता होगा, इसके सबूत नहीं मिले हैं। ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट, अगर वही बात करूँ मैं लेटर वैदिक एज में, तो आइडल वर्शिप, ओके, आइडोलेटरी वर्शिप ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। ओके, जो सेक्रीफाइस हमें अर्ली वैदिक एज में नहीं दिखते वो लेटर वैदिक एज में प्रोमिनेंट होंगे। ओके, और मोर इलेबोरेटेड होंगे क्योंकि सैक्रेड टेक्स्ट आएंगे जो सैक्रिफाइसेस को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जिनका नॉलेज किसको होगा, तो पुरोहितों को, ब्राह्मण्स को, इनको नॉलेज होगा, सो उनका इंपॉर्टेंस सोसाइटी में बढ़ता जाएगा। ओके, और उसके वजह से उनकी सुप्रीमेसी भी बढ़ती जाएंगी बेसिकली। ओके, द परफॉर्मेंस ऑफ अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ओके, और राजस्व यज्ञ, ओके, टू 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 एस्टेब्लिश द अथॉरिटी, ओके, और टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ ए किंग। ओके, ये प्रोमिनेंट दिखेंगे, कब दिखेंगे हमें, लेटर वैदिक एज में। ओके, अगर गॉड्स की बात करें हम, तो ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज हमें इंद्र देवता जो गॉड ऑफ थंडर एंड रेन, यह पता है। फिर अग्नि देवता
गॉड ऑफ फायर, वरुण देवता गॉड ऑफ वाटर, सोम देवता गॉड ऑफ प्लांट, सोम ओके, सोमरस पता है ना आपको, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक ओके, सोमरस ओके। तो ये एक सोम देवता, यम यमदेव मीन्स गॉड ऑफ डेथ ओके। पुशन ये इंपॉर्टेंट है, पुशन जो देवता थे ओके, वो गॉड ऑफ जंगल थे, एक हर्ड्समैन थे और वो कैटल के देवता थे। और इन पुशन देवता को पूजने की अनुमति शूद्र इनको थी ओके, याद रखो। वो पुशन देवता किनके हैं, तो जानवरों के और जो शूद्र थे ओके, वर्णाश्रमा में चौथे नंबर पर आने वाले उनके देवता कौन थे, तो पुशन थे बेसिकली। उसके बाद में विष्णु ओके, इनका भी मेंशन, विष्णु भगवान इनका भी मेंशन हमें मिलता है ओके। ऋग्वैदिक टेक्स्ट में बहुत कम मेंशन है, प्रोमिनेंट एज अ नॉट अ प्रोमिनेंट गॉड बट एज अ सबऑर्डिनेट गॉड ओके। मरुता मीन्स गॉड ऑफ स्ट्रॉम ओके, एंड अश्विन मीन्स ट्विंस गॉड ऑफ वॉर एंड फर्टिलिटी, इनका भी जिक्र हमें ऋग्वैदिक टेक्स्ट में मिलता है। नेक्स्ट अगर लेटर वैदिक टेक्स्ट की बात करूँ मैं, तो लेटर वैदिक टेक्स्ट में हमें ऐसा एक ऑब्जर्वेशन मिलता है कि जो अर्ली वैदिक टेक्स्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट गॉड थे ओके, जैसे कि इंद्रदेव, अग्निदेव, वायु, वरुण ओके, सोम, यह सब देव उनका इंपॉर्टेंस लूज करेंगे और उनकी जगह कौन लेंगे अभी, क्रिएटर ऑफ गॉड मीन्स पशुपति ओके, प्रजापति सॉरी प्रजापति अब इमर्ज होंगे, जो सुप्रीम होंगे ओके, जो सबसे सुप्रीम होंगे, क्रिएशन ऑफ गॉड रहेंगे, मतलब गॉड ऑफ क्रिएशन रहेंगे ओके, वो इमर्ज होंगे ओके। इंद्रदेव, अग्निदेव ये सब सबऑर्डिनेट गॉड हो जाएंगे ओके। नेक्स्ट जो विष्णुदेव और रुद्रदेव ओके, मीन्स शिव महादेव ओके, ये प्रीवियसली ऋग्वेद में एक माइनर गॉड ओके, एज अ सबऑर्डिनेट गॉड थे, जो अब प्रोमिनेंट बनेंगे सोसाइटी में ओके। जो लेटर वैदिक टेक्स्ट में हमें इनका मेंशन मिलता है। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ क्लास ऑफ डेटी ओके, ये अपीयर होता है, जैसे कि कहा है मैंने कि पुशन ओके, किनके देवता बनेंगे, ये तो गॉड ऑफ कैटल, वही कौन बनेंगे, तो गॉड ऑफ शूद्रास बनेंगे, याद रखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट ड्यूरिंग अर्ली वेद अगर फीमेल गॉड्स की मेंशन की बात करूँ मैं, तो ऋग्वेद में हमें सावित्री मीन्स सोलर डेटी इनका मेंशन मिलता है, अदिति मीन्स गॉडेस ऑफ इटर्निटी ओके, पृथ्वी अर्थ गॉडेस, नृति मीन्स गॉडेस ऑफ डेथ ओके, एंड उषा मीन्स गॉडेस ऑफ डॉन, इनका मेंशन मिलता है ओके। एंड जो डीमी गॉड है जिसमें गंधर्व, अप्सरा ओके, विश्वदेवास और आर्यमान, इनका भी जिक्र हमें अर्ली वैदिक एज मीन्स ऋग्वेद में मिला है ओके। सो ये है कुछ ओके, रिलीजन मीन्स कुछ भगवान ओके, उनके बारे में एकदम विस्तृत माहिती ओके, जो कि अर्ली वैदिक फेज में और लेटर वैदिक फेज में। सिर्फ इतना याद रखो आप रिलीजन के बारे में कि जितने भी गॉड वर्शिप किए जाते थे ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड ओके, वो उनका प्रोमिनेंस खो देंगे ओके, जैसे ही लेटर वैदिक फेज आएगा। लेटर वैदिक फेज में उनका प्रोमिनेंस कम होकर उनकी जगह पे नए ट्रिनिटी गॉड आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश ओके। सो अब इनका प्रोमिनेंस बढ़ेगा, फिर जैसे आगे जाएंगे हम, तो आगे जाके फिर भगवतिज्म ओके, वैष्णविज्म, तो फिर ये भक्ति फिलोसॉफी ओके, तो फिर ये आगे कैसे चेंजेस आएंगे वो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे ही ओके। तो यहाँ तक के जो लेक्चर था ये था हमारा वैदिक एज, जिस वैदिक एज में हमने देखा ओके कि सोसाइटी कैसी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा ज्योग्राफी, देन हमने देखा वैदिक एज में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, देन हमने देखा उनकी सोसाइटी, इकोनॉमी ओके। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके राइटिंग के लिए आपको इंपॉर्टेंट पड़ सकती है ओके। जो चीज़ हमने नहीं देखी वो वैदिक लिटरेचर ओके। सो वैदिक लिटरेचर यह देखने के लिए हम सेपरेट एक लेक्चर लेंगे वैदिक लिटरेचर में ओके, आर्ट एंड कल्चर में एक वैदिक लिटरेचर नाम का, जिसमें थरोरली हम सब के सब वैदिक लिटरेचर को डिस्कस करेंगे ओके, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेंस राइटिंग में हेल्प करेंगे ओके। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझा होगा ओके। सो थैंक यू।